हमारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। विश्व पर्यावरण दिवस पर अन्नदाता की विशेष प्रस्तुति। वैज्ञानिक विधि से खरीफ प्याज की खेती पर जानकारी। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में पिछले 43 वर्षों से मनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज ही के दिन 1972 को की गई थी। तो मैं यहां बताना जरूरी समझती हूं कि शुद्ध एवं स्वस्थ पर्यावरण के बिना किसी भी प्राणी का जीवन जीना असंभव है। लेकिन मनुष्य अपने व्यक्तिगत स्वार्थों पर निहित होकर पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ रहा है। ग्लेशियर का पिघलना, ओजोन परत के क्षरण के फलस्वरूप तापमान में वृद्धि देखी जा रही है, जिसके कारण कहीं बाढ़, कहीं सूखा या फिर सुनामी जैसे प्रलयकारी लीला भी देखने को मिल रही है। इन सब परिवर्तनों के कारण हमारी कृषि भी काफी प्रभावित हो रही है। और इस वर्ष के पर्यावरण दिवस का उद्देश्य है मानवता की भलाई हेतु प्राकृतिक संसाधनों का सही प्रकार से प्रबंधन कर मनुष्य की उन्नति का अवसर तलाश किया जाए। इसीलिए पर्यावरण दिवस के विशेष अवसर पर देखिए कार्यक्रम की यह खास प्रस्तुति। किसान भाइयों, ऐसी परिस्थिति बनी रही तो जल्दी आने वाले वर्षों में विश्व की 25% खेती योग्य जमीन बेकार हो जाएगी तथा 17% जनसंख्या को पीने हेतु पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। जहां तक अपने देश की बात है, कुल 304 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में 142 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल जमीन खेती योग्य है, जिस पर खेती की जाती है और 1.2 अरब जनसंख्या की खाद्यान्न पूर्ति की जाती है। और इस उत्पादन को स्थिर बनाए रखने तथा बढ़ती हुई जनसंख्या हेतु खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि हमारे देश की मृदा, जल, वातावरण स्वस्थ एवं सुरक्षित रहे। क्योंकि अपने देश की 60% जनसंख्या कृषि पर निर्भर रहकर आज के समय में 242 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन कर रही है, परंतु इस उत्पादन को लेने हेतु जिस तरह अनावश्यक अधिक मात्रा में सिंचाई कर जल की बर्बादी, रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशी दवाओं का फसलों पर अंधाधुंध हम प्रयोग कर रहे हैं, उससे कृषि पारिस्थितिकी पर्यावरण को काफी नुकसान हो रहा है एवं प्राकृतिक संसाधनों में भारी गिरावट आ रही है, जिससे प्रतिवर्ष अपने देश में 10 सेंटीमीटर भूमिगत जल स्तर की कमी के साथ 104.28 मिलियन हेक्टेयर जमीन अनउपजाऊ होने की तरफ है तथा दूसरी तरफ कृषि में हानिकारक रसायनों के प्रयोग से फसल अवशेषों को जलाने, पशुपालन एवं कृषि से उत्सर्जित पदार्थों से लगभग 25% ग्रीन हाउस गैसों जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट ऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है, जिससे मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।
क्या हम पर्यावरण को खतरे में डालकर अपना एवं आने वाली संततियों का जीवन सुरक्षित रख सकते हैं? इसलिए पर्यावरण की सुरक्षा हेतु हमें जागरूक होना होगा। इस हेतु पहले वातावरण में आ रही इन विनाशकारी गैसों के उत्सर्जन में कमी की जाए तथा इन गैसों के सबसे बड़े उपभोक्ता हरे पौधों की अधिकता पृथ्वी पर बढ़ानी होगी। इसके लिए कृषि के साथ वानिकी एवं बेकार पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण कर हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरी बात आती है कि इन हानिकारक प्रभावों की वजह से जितना हमारी कृषि को नुकसान पहुँचता है, उसके लिए भी हमें कारगर उपाय टिकाऊ कृषि को अपनाना होगा, जिसके लिए आपको खुद जागरूक होकर कृषि में इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को समावेश दिन प्रतिदिन कार्यों में सम्मिलित करना होगा। तभी हम कृषि में स्थायित्व प्रदान कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। मृदा एवं जल संरक्षण तकनीकियों को अपनाना। अपने देश में प्रति हेक्टेयर 20 से 30 टन का क्षरण हो रहा है, जिससे हमारी भूमि अनुपजाऊ हो रही है। अतः इसे रोकने हेतु कृषि वानिकी, कंटूर फार्मिंग, खेतों में मल्चिंग प्रयोग, कम उथली जड़ वाली फसलों के बाद गहरी जड़ वाली फसलों को उगाना इत्यादि कार्य करके मृदा कटाव को काफी हद तक रोक सकते हैं। अपने देश में प्रतिवर्ष लगभग 3,840 अरब घन मीटर वर्षा जल प्राप्त होने के बावजूद भी इसका 65% भाप एवं वाष्पोत्सर्जन के द्वारा उड़ जाता है तथा शेष 35% जल हमारे लिए काफी पर्याप्त है। परंतु इसका भी 50% जल बहकर नाले, नदियों से होकर समुद्र में चला जाता है, जिसे हम जल संरक्षण तकनीकियों को अपनाकर संरक्षित कर भविष्य में होने वाली जल किल्लतों को कम कर सकते हैं। इस हेतु जल संरक्षण उपाय वाली तकनीकियों जैसे वाटर सेट प्रबंधन के तहत कंटूर, चेक डैम, मेड़बंदी, कृषि वानिकी के अलावा वाटर हार्वेस्टिंग के लिए तालाब, कुआं, कुइयां तथा भूमिगत रिचार्ज वाली तकनीकियों को अपनाने की जरूरत है। सिंचाई स्रोतों का क्षमता पूर्वक ढंग से उपयोग। किसान भाइयों, इस पृथ्वी पर मात्र 2.5% ताजा जल ही उपलब्ध है तथा शेष 97.5% जल लवणीय है, जो कि समुद्र जल के रूप में उपस्थित है। अतः हम अपने पीने और फसलों की सिंचाई इत्यादि कार्यों हेतु ताजा जल का ही उपयोग करते हैं, जिसका 80% उपयोग केवल फसलों के प्रयोग में आता है। अतः इस जल की बर्बादी को रोकने हेतु परंपरागत सिंचाई पद्धतियों को दरकिनार कर सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों जैसे टपक एवं बौछारी सिंचाई से अधिक कृषि क्षेत्रों को आच्छादित किया जाए तथा जल का सबसे अधिक उपभोग करने वाली फसलें धान में श्री पद्धति को बढ़ावा तथा गेहूं गन्ना फसल चक्र में FIRB तकनीक को अपनाकर हम जल पर बढ़ते दबाव को कम कर सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखने हेतु समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन को अपनाना। इसके अंतर्गत हमें रासायनिक उर्वरकों की निर्भरता को धीरे धीरे कम करते हुए जैविक खादों जैसे गोबर की खाद, नाडेप कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, नील हरित शैवाल, मृदा में उपस्थित सहजीवी जीवाणुओं को संरक्षित करना होगा, ताकि मृदा में उपस्थित मुख्य तथा गौण पोषक तत्व को स्थायी रखकर अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सके। क्षेत्र विशेष के लिए अत्यधिक उत्पादन देने वाली प्रजातियों का चयन हमारी कृषि वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम के फलस्वरूप बदलते मौसम परिवेश के मद्देनजर की गई प्रजातियों का कृषि में समावेश किया जाए। कृषि वर्ष में उपयुक्त दलहन, तिलहन, खाद्यान्न, नकदी फसलों के चक्र को एक निश्चित योजना के अनुसार समावेशित किया जाए तथा सहफलसी एवं मिश्रित कृषि को बढ़ावा दिया जाए। खरपतवार, कीट तथा रोगों की समेकित प्रबंधी प्रणाली को अपनाना। किसान भाइयों, कृषि के सबसे बड़े शत्रु इन खरपतवारों, कीटों तथा रोगों के नियंत्रण हेतु कृषि रक्षा रसायनों की निर्भरता को एकदम कम किया जाना चाहिए तथा इनके समेकित प्रबंधों हेतु उपयुक्त शास्य कार्यों, परजीवी तथा परभक्षी जीवों का संरक्षण तथा यांत्रिक नियंत्रण जैसे यौन आकर्षण जाल, जैविक नियंत्रण जैसे ट्राइडर्मा इत्यादि का मिला जुला प्रयोग कर हम इन हानिकारक कारकों से अपनी फसल को बचा सकते हैं। कृषि एवं पशुपालन अवशिष्ट पदार्थों का पुनः चक्रण। किसान भाइयों, हमें अपने कृषि अवशिष्ट पशुपालन से उत्सर्जित मल एवं मूत्रों को कंपोस्ट, गोबर गैस, वर्मी कंपोस्ट इत्यादि का चक्रण कर पुनः कृषि में फसलों में उपयोग कर सकते हैं, जिससे पर्यावरण सुरक्षित, शुद्ध एवं हरियाली भरा बना रहेगा, ताकि सभी जीव सतत विकास करते रहें। इसके लिए आज 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य अब तो आप समझ ही गए होंगे और इसके लिए आप सभी को कंधे से कंधा मिलाकर काम करना होगा
और इसकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा आप पर ही निर्भर करती है। तभी इस पृथ्वी पर हम अपने अस्तित्व को सुरक्षित रख पाएंगे। खरीफ के मौसम में बहुत से किसान भाई प्याज की खेती करते हैं और जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं उन्हें अभी से ही प्याज की नर्सरी तैयार करना होगा। तो किसान भाइयों, आप इसकी नर्सरी तैयारी से लेकर के इसकी रोपाई तक किन किन वैज्ञानिक प्रबंधनों को अपनाएं, इसकी जानकारी हेतु देखिए कार्यक्रम की यह खास प्रस्तुति। प्याज एक महत्वपूर्ण फसल है जो अपने प्रदेश में व्यापक रूप से की जाती है। चूंकि अभी इसकी बरसाती नर्सरी लगाने का समय चल रहा है, इसलिए हमारे सब्जी उत्पादक भाइयों ने इसकी नर्सरी लगा ली होगी या नर्सरी लगाने में व्यस्त होंगे। परंतु कुछ सब्जी उत्पादक भाई प्याज की वैज्ञानिक खेती से अवगत नहीं होंगे, जिससे उनको इस फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त नहीं हो पाता है। तो किसान भाइयों, प्याज की खेती के वे कौन कौन से वैज्ञानिक पहलू हैं जिन्हें अपनाकर प्याज से अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं। इन पहलुओं में सबसे पहले आता है भूमि प्रबंधन व चयन। साधारणतया प्याज की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली बलुई दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी गई है, जिसका pH 5.8 से 6.5 के मध्य होना चाहिए तथा भूमि की जुताई 2 से 3 बार करने के बाद उसमें गोबर की खाद एवं उर्वरक मिलाकर जुताई करें तथा पाटा चलाकर खेत को समतल कर लें। इससे खाद उर्वरक अच्छी तरह भूमि में मिल जाते हैं। भूमि की तैयारी के साथ साथ पौधशाला की तैयारी भी आवश्यक है। पौधशाला की तैयारी में खास ध्यान खरपतवार का रखें कि पौधशाला खरपतवार से मुक्त रहे और पौधशाला में जल जमाव नहीं होना चाहिए तथा पौधशाला को छोटी छोटी क्यारियों में बांट दें। पौधशाला अपनी आवश्यकता अनुसार बनवाएं। साधारणतः 1 हेक्टेयर प्याज की खेती हेतु 1/12 हेक्टेयर में बीज लगा लेते हैं। पौधशाला में बीज गिराने के बाद उसे पुआल आदि से ढक देते हैं। जब पौधा 4 से 5 सेंटीमीटर का हो जाए तब पौधे पर डायधेम M45 का छिड़काव कर दे ताकि पौधे सड़ने से गलने से बच जाएं। अब बात आती है बुआई के समय की तथा उन्नतशील किस्मों की बात है तो बिहार के लिए उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं। जिसमें 53 सबसे उपयुक्त मानी गई है। इसे मई जून में करना उत्तम पाया गया है। जब प्याज की पौध 40 से 45 दिन की हो जाए तब खेत में रोपाई कर देना चाहिए। खेत में रोपाई का उपयुक्त समय जुलाई अगस्त का माह होता है। आइए अब बात करते हैं खाद व उर्वरक की। गोबर की खाद 200 क्विंटल तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटाश क्रमशः 100, 50, 100 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। गोबर की खाद तथा पोटाश भूमि की तैयारी के समय तथा नाइट्रोजन 3 भागों में देना चाहिए। कुछ नाइट्रोजन पौधरोपण के 15 से 45 दिन बाद तथा शेष नाइट्रोजन का 0.75 भाग मिट्टी चढ़ाते समय देनी चाहिए। जहाँ तक बात निराई गुड़ाई व सिंचाई की है तो प्याज एक ऐसी फसल है जिसमें पौधरोपण के बाद यानी जब पौधे स्थिर हो जाते हैं तब इसमें निकौनी व सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। इस फसल में अधिक सिंचाई की आवश्यकता वर्षा नहीं होने की स्थिति में रहती है। यदि वर्षा न हो तो 10 से 12 दिनों के अंतराल में सिंचाई कर दें तथा खेतों में अधिक जल के जमाव से इसकी बढ़वार पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः खेतों में जल निकास की व्यवस्था करनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार के नियंत्रण के लिए खरपतवार नाशी टोक ईश का छिड़काव 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से करना चाहिए। फूल आना। कंद के लिए ली जाने वाली फसल में फूल आना उचित नहीं माना जाता है। इसमें कंद का आकार घट जाता है, अतः आरंभ में ही निकले हुए डंठलों को तोड़ देना चाहिए। यदि प्याज की फसल में रोगों व कीटों की बात करें तो सर्वप्रथम रोगों में प्याज की अंगमारी। इस रोग में पत्तों पर भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं
और बाद में पत्ते सूख जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए 0.158 डाइथेन M45 का छिड़काव करें। प्याज का थ्रिप्स, इसकी इल्ली या कीड़े पत्तों और जड़ों को छेद कर रस चूसते हैं। फलस्वरूप पत्तियों पर उजली धारियां दिखाई पड़ने लगती हैं और सारी फसल सफेद दिखाई देने लगती है। रोकथाम, इसकी रोकथाम के लिए कीटनाशी दवा का छिड़काव करें। फसल की कटाई, जब पौधों के तने सूखने लगे और सूख कर तना पीछे मुड़ने लगे, तब प्याज के कंदों को खुरपी के सहारे उखाड़ लें तथा गांठ सहित पौधे के तनों को 4 सप्ताह तक छाया में अवश्य सुखा लें। भंडारण, सूखे कंदों को हल्की मिट्टी के ऊपर फैला कर रखते हैं। इसे अंकुरण से बचाने के लिए मैलिक हाइड्रोजाइड नामक रासायनिक दवा का 1000 से 1500 मिलीलीटर का छिड़काव कर देते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। कद्दू वर्गीय फसलों में किए जाने वाले समसामयिक कार्य। जोहार झारखंड में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। कद्दू वर्गीय सब्जियों के अंतर्गत इस समय लौकी, तरोई, करेला इत्यादि की फसलें बड़े क्षेत्रफल पर देखी जा सकती हैं, जिसमें इस समय फूल और फल बनना प्रारंभ हो गया है। तो फलों की अच्छी गुणवत्ता और उपज के लिए फसल में कौन कौन से प्रबंधन किए जाएं, आइए जानते हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह से। किसान भाइयों, इस समय आपके खेत में विभिन्न प्रकार की कद्दू वर्गीय सब्जियां लगी होंगी, तो विशेषकर इस समय ये ध्यान रखना है कि आपकी कद्दू वर्गीय सब्जियों में जो है पोषक तत्व की कमी ना हो और नमी की कमी ना हो। किसान भाइयों, अगर आपने फसल को ड्रिप इरिगेशन पे बो रखा है तो ये पौधों के लिए बड़ा लाभकारी है, क्योंकि जो ड्रिप इरिगेशन का जो सिद्धांत है उसके द्वारा आप पानी भी दे सकते हैं और विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व भी दे सकते हैं। अगर इस तरह की व्यवस्था नहीं है तो किसान भाइयों ने अगर नाली में बो रखा है तो ये बहुत ही उचित तरीका है। नाली के एक तरफ अपनी पौध को लगा सकते हैं और पौध का जो बाकी बेल वाला हिस्सा है उसको आप ज़मीन पर कर सकते हैं। और जो नाली है उसमें अगर पानी की कमी होती है तो उसमें पानी को समय समय पर चलाते रहें, जिससे उसकी नमी जो है उसके अंदर बनी रहे। नमी की वजह से जो है उसमें पौधों में वृद्धि भी होती है और उसके फल में जो है वो एक उचित स्वाद बना रहता है। अन्यथा पानी कम होने पे जो है उसमें कड़वापन आ जाता है। तो जितनी भी कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, लौकी है, चाहे वो करेला है, खीरा है या ककड़ी है, तो इन तरह की सब्जियों में समय समय पे पानी अवश्य करते रहें, देते रहें। और इसके अलावा बीच बीच में अगर आवश्यक हो तो यूरिया की मात्रा का भी उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा बाज़ार में कुछ घुलनशील खादें उपलब्ध हैं, जिसमें कि 19-19-19 NPK है और इसका फोलियर स्प्रे भी किया जा सकता है और इसके छिड़काव से जो है पौधों की ग्रोथ भी होती है और फल भी बनने की प्रक्रिया तेज़ी से होती है। ये सारी सब्जियां जो हैं वो परपरागित हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार के कीटों द्वारा इनमें परागण की प्रक्रिया की जाती है। तो ये विशेषकर ध्यान रखें कि इस समय परागण उचित हो, जिससे कि फल उसमें बनने की तरीका जो है वो आसानी से, उसमें फल आसानी से बन सके। इसके अलावा इस बात का विशेष ध्यान रखें क्योंकि इस समय कीड़े भी आते हैं और विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं, तो बहुत अंधाधुंध हमें रसायनों का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि कीड़े अगर मर जाएंगे तो इनका जो परपरागण है वो नहीं हो पाएगा। तो इस विशेष समय का विशेष ध्यान रखें कि किस समय जो है कीड़े कम है उस समय इन दवाओं का उपयोग करें, जिससे कि जो नुकसान देने वाले कीट हैं वो काफ़ी मात्रा में कम हो जाएं। इसमें जो लगने वाला कीड़ा है वो लाल रंग का होता है
और इसमें सेविन डस्ट का प्रयोग करके इस कीड़े का जो है वो नियंत्रण किया जा सकता है। और इसमें ये विशेष ध्यान रखें कि बीमारियों में इसमें एक तो डाउनी मिल्ड्यू आती है और वायरस के भी प्रकोप होता है। तो जहाँ पे भी इस तरह की पत्तियाँ आपको दिखती हैं जो वायरस से ग्रसित हैं, उनको तोड़ के अलग कर दें। और पाउडरी मिल्ड्यू के लिए आप जो है वो कैराथेन का प्रयोग कर सकते हैं और इस तरह से आप अपनी बीमारियों को इसमें नियंत्रित कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये जो सब्जियां हैं ये तुरंत खाने के लिए उपयोग की जाती हैं। तो जब भी किसी कीटनाशक का उपयोग करें तो उसके करीब 7 या 8 दिन बाद इसको खाने में ज़रूर उपयोग लाएं, क्योंकि अगर पहले लाते हैं तो इसमें कीटनाशकों के अंश जो है बचे रह जाते हैं और उसकी वजह से हमारे शरीर में नुकसान होता है। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि जब भी आप कीटनाशी या दवा का उपयोग करते हैं उसके 7 या 8 दिन बाद फल का बाज़ार में बिक्री के लिए दें, अन्यथा जो आप अपने घर में प्रयोग कर रहे हैं उसका भी प्रयोग आप 7-8 दिन बाद ही करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। जिला कटिहार के कृषक धर्मेंद्र कुमार, आप अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से बीज अंकुरण परीक्षण एवं बीज उपचार की तकनीक के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो धर्मेंद्र कुमार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाई, अभी आप खरीफ का मौसम आपके सामने आ गया है। अब आप रोहिणी नक्षत्र के प्रवेश के साथ ही आप बीजस्थली में धान के बीज को आप गिराएंगे। तो सबसे पहले किसान भाई ये जान लें कि कोई भी बीज, चाहे आपका घर का बीज हो या फिर दुकान से या किसी अनुशंसित वैज्ञानिकों द्वारा अनुशंसित बीज का जब आप चयन करते हैं तो सबसे पहले यह ध्यान आपको देना चाहिए कि बीज ज़्यादा पुराना कई वर्षों से तो नहीं चला आ रहा है। फिर भी ऐसा यदि आप करते हैं, आप ही का अपना बीज है, तो यह ध्यान रखें कि पहले बीज का जर्मिनेशन टेस्ट आप कर लें। जर्मिनेशन जो आप करते हैं, अंकुरन का जो जांच करते हैं, उसमें कई विधि है। आप बालू आप घर में लगा दें और उसमें बीज कतारबद्ध 100 बीज को आप लाइन में लगाएं, उसके बाद उस पर पानी का छिड़काव करें। या फिर एक तोवेल में विधि होता है, तोवेल को भिंगाकर उसमें 100 बीज लगाकर फिर उसको मोड़कर या रोल करके आप रख दें। फिर एक टिश्यू पेपर एक विधि होता है, टिश्यू पेपर पर आप 100 बीज को रख कर उसके ऊपर टिश्यू पेपर को रख दें, फिर उसको नमी मॉइस्ट करते रहें। आप देखेंगे कि यदि 80 बीज उसमें से अंकुरित हो गया तो आप समझ जाएं कि आपके बीज का अंकुरन क्षमता अच्छा है। ये तो बीज के चयन का सवाल है। और दूसरी बात ये देखें कि अपने घर का बीज को आप बदलें, जो पुराना कई वर्षों से आप करते आ रहे हैं। कोई जो हाइलिंग वैरायटी प्रभेद है या जो अधिक उपज देने वाली प्रभेद है उसका चयन करें। उसमें कई ऐसे प्रभेद हैं, जैसे आप सूखारोधी किस्में भी बाजार में अभिषेक है, नवीन है और कई ऐसे प्रभेद हैं जो आप उसका चयन कर सकते हैं, खास करके झारखंड एरिया के लिए, वहाँ पर पानी का अभाव रहता है। या फिर हाइलिंग वैरायटी तो आप कर रहे हैं, फिर हाइब्रिड का चयन करें। DRRS2 एक अच्छे प्रभेद हैं जो कि कम पानी में भी और कम अवधि का भी ये प्रभेद है और इसको लें। जहाँ पर कि पानी का कमी है वहाँ कम अवधि वाले प्रभेद का चयन करें, बीज का चयन करें। इस तरह से कई चीज़ें हैं जिसको ध्यान में देना है। और दूसरी बात ऐसा आप ध्यान दें किसान भाई, जब बीज का आप चयन कर लेते हैं और बीज स्थली में बीज को रोपने की प्रक्रिया में आते हैं तो निश्चित रूप से आप यह ध्यान में रखें कि बीज को हम उपचारित जरूर करें। बीज को उपचारित कर देने मात्र से 30 से 40% रोगों की संभावनाएं घट जाती है। एक चीज और आप बीज चयन के समय में ध्यान दें, जैसे फॉल्स स्मट कई
माने प्रभेद पर आता है, जो अधिक उत्पादनशील प्रभेद रहता है उस पर फॉल्स स्मट रोग आता है और वो किसान उस बीज को रख लेते हैं और अगले साल लगाते हैं, तो निश्चित रूप से वो बीमारी फिर अगले साल स्थानांतरित हो जाता है और आपके खेत में आएगा। तो वैसे खेत का प्रक्षेत्र का बीज को आप न लें जहां पर BLV का प्रकोप है, फॉल्स स्मट का प्रकोप है, आप ही का बीज को ना हो उसको ना लगाएं। आप अनुशंसित प्रभेद का चयन करें, उसमें वैज्ञानिकों का सलाह लें या क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र जैसे दुमका में क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का, वहाँ के वैज्ञानिकों से राय लें। जो आप प्रभेद का चयन के बाद आपको उपचार करना है, कैसे करना है, इसका कई विधि है उपचार करने का। एक सीड ड्रम के माध्यम से हर किसान मित्र के पास एक सीड ड्रम झारखंड में दिया गया है और बिहार में भी संभवतः इसकी व्यवस्था राज्य सरकार ने की है। इसमें लगभग 15 से 20 केजी बीज ड्रम में रख सकते हैं और 1 केजी पर 2 ग्राम बेविस्टिन आप डाल दें। 15 किलो है तो 30 ग्राम बेविस्टिन, हल्का सा उसमें पानी का छिड़काव करके ड्रम को आप रोटेट करेंगे या घुमाएंगे तो सारा बीज आपका उस दवा से मिल जाएगा और उसको छांव में रख लें। आधा घंटा रखने के बाद फिर उसको आप बीज स्थली में ले जाएं, चाहे वो आप सामान्य रोपाई करें या श्रीविधि से रोपाई करें, तो आपको ये करना पड़ेगा। और यदि सामान्य भी रोपाई करते हैं तो बीज उपचार के बाद बिचड़े को भी के जड़ को भी आपको उपचार करना है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी अब देखिए। और अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। लाख उत्पादन हेतु सैम्य लता की खेती पर संपूर्ण जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180042540885 पर दोपहर 2 से 3 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।